हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर आर्मी पेपर हैकर पर। आज हम देखेंगे जो हम कल देख रहे थे ध्वनि चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी ध्वनि से वो हम देख चुके हैं। कल हमने 50 क्वेश्चन देखे, आज उससे आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, आ जाइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए। देखिए ये क्या है, कोई व्यक्ति है या मान लीजिए या कोई छोटू खड़ा है, इसने क्या की आवाज लगाई और एक दीवार है काफी बड़ी, क्या है, दीवार है। अब इसने आवाज लगाई तो ये आवाज जो होगी या ध्वनि जो होगी वो दीवार से जाके टकरा कर वापस आएगी, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। मतलब अगर इसने आवाज दी, आवाज देने के बाद इसकी आवाज दीवार से टकरा कर वापस इसे सुनाई दी, तो उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। और अगर आपको अपनी प्रतिध्वनि सुननी है, मतलब आपने यहां से आवाज दी, टकरा कर वापस इसे सुननी है, तो इसकी दूरी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए लगभग 17 मीटर। कितनी? 17 मीटर होनी चाहिए। अगर आपको अपनी प्रतिध्वनि सुननी है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अब 17 मीटर की अगर हम फुट में बात करें तो ये लगभग हो जाती है कितनी? 56 फुट। क्या? लगभग 56 फुट। 56 फुट की दूरी चाहिए अगर आपको प्रतिध्वनि सुनाई दे, इस प्रतिध्वनि सुननी है। प्रतिध्वनि आपने देखा होगा, अगर कहीं बड़ी बिल्डिंग है उसमें अगर आके आप आवाज देते हैं तो आवाज गूंजने लगती है, मतलब उसको प्रतिध्वनि आने लगती है। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर की दूरी लगभग में होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 56 फीट हो जाएगा। आंसर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो देखो स्टेथोस्कोप क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर, तो डॉक्टर गले में डाले रहता है, वो क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है। वो स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो देखो आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप क्या करता है, वो डॉक्टर क्या करता है, अपने स्टेथोस्कोप को आपके जिस तरफ दिल की धड़कन होती है, दिल धड़कता है, उस साइड लगा के देखता है। उससे क्या होता है, जो दिल की धड़कन से क्या निकलती है, हल्की सी आवाज निकलती है। वो आवाज को क्या करता है? परावर्तित। ऐसे मान लीजिए अगर आपने क्या किया, स्टेथोस्कोप लिया और उसने, डॉक्टर ने कहाँ लगाया? आपके सीने पे लगाया, लगाकर देखता है कि आपकी धड़कन की स्पीड क्या है। तो उसके लिए जो दिल की धड़कन की स्पीड ध्वनि निकलती है, धक धक वाली हल्की सी, उस ध्वनि परावर्तित होकर जो सुनाई देती है किसे? डॉक्टर को, कानों में। तो ये जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप करता है परावर्तन के नियम प्रकार। परावर्तन के नियम, परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन होता है किसी, ऐसे मान लीजिए प्रकाश में बात करें तो प्रकाश में क्या होता है, किसी चिकनी सतह पर प्रकाश टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ऐसे ही ध्वनि में और प्रकाश में परावर्तन एक जैसा ही होता है। वहां प्रकाश परावर्तित होता है और ध्वनि में ध्वनि परावर्तित होती है। मतलब ध्वनि टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे कहते हैं परावर्तन। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है, यानी जो प्रतिध्वनि है किसके कारण उत्पन्न होती है? तो प्रतिध्वनि कब होगी? ऐसे मान लीजिए दीवार है, यहाँ छोटू है, इसने आवाज लगाई, जब ये आवाज लगाएगा, आवाज लगाने के कारण क्या होगी? ध्वनि जाएगी, जाकर टकराकर वापस आ जाएगी। तो मैंने क्या बताया, परावर्तन क्या होता है? ध्वनि को टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। तो हम प्रतिध्वनि किसकी वजह से सुन पाते हैं? परावर्तन की वजह से सुन पाते हैं। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी? 17 मीटर की या 56 फीट की दूरी होनी चाहिए। कितनी? 56 फुट की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी इज द राइट आंसर। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। देखो एक होता है रडार और एक होता है सोनार। रडार होता है जो रेडियो वेव का प्रयोग करके क्या करता है? किसी वस्तु को डिटेक्ट करता है, ऐसे हवाई जहाज वगैरह को डिटेक्ट करता है। ऐसे ही होता है सोनार। सोनार का यूज करते हैं हम समुद्र में या पानी में। सोनार का यूज होता है पनडुब्बियों में या हमारे समुद्री जहाजों में। सोनार क्या करता है? वो एक ध्वनि के परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। सोनार क्या करता है, जब हम सोनार को पानी में छोड़ते हैं तो वो एक ध्वनि वेव छोड़ता है, और ध्वनि वेव अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे टकराकर वापस आती है तो पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे बराबर में है। अगर वो ध्वनि वापस नहीं आती है तो वहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो जो हमारा सोनार होता है वो किस पे वर्क करता है? परावर्तन के नियम पर। ठीक है, और सोनार का यूज कहाँ होता है? नौ संचालकों में। नौ संचालकों में जैसे पनडुब्बी है, पनडुब्बी या समुद्री जहाज,
समुद्री जहाज, इसमें क्या होता है, इसका यूज होता है, ठीक है। ये इस दुश्मन की जहाजों को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच के संबंध का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखो पहले पता होना चाहिए आपको अनुरणन काल क्या होता है। अनुरणन काल, वैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई कमरा है, ठीक है, ये कोई कमरा है, इसमें दो व्यक्ति खड़े हैं, ये एक व्यक्ति ये खड़ा है, समझना, ये अनुरणन काल समझोगे नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगी, ये अनुरणन काल क्या है क्या, और अनुरणन काल समझोगे नहीं तब तक समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये खड़ा है, ठीक है, इसने क्या किया, इनमें से एक व्यक्ति ने क्या किया, आवाज निकाली, एक व्यक्ति ने क्या की, आवाज निकाली, एक ने आवाज निकाली। मान लीजिए इसने बोलना शुरू किया, जब इसने आवाज निकाली तो क्या होगा, एक तो आवाज की सीधी ध्वनि जाएगी और इसके पास सुनाई देगी, और एक ध्वनि इधर जाएगी तो फिर सुनाई देगी, एक नीचे जाएगी फिर सुनाई देगी, या एक उधर जाएगी फिर सुनाई देगी। मतलब जब आप किसी कमरे में बोलते हैं तो ध्वनि बोलने के बंद करने के बाद, ऐसे आपने बोला और बोलने के बाद बंद कर दिया, बंद करने के बाद जितनी देर तक ध्वनि सुनाई देती है उसे कहते हैं अनुरणन काल। क्या कहते हैं, अनुरणन काल। यानी जितनी देर आवाज बंद करने के बाद जितनी देर तक ध्वनि सुनाई दे या प्रतिध्वनि सुनाई दे उसे क्या कहते हैं, अनुरणन काल कहते हैं, ठीक है। तो अनुरणन काल का जो संबंध किसने दिया था, अनुरणन काल और हॉल के आयतन पर संबंध किसने दिया था, तो ये दिया था शेविन ने। कौन, शेविन नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने इसका क्या दिया था, संबंध दिया था। अगर बात करें अनुरणन काल की, तो अनुरणन काल का जो फॉर्मूला होता है वो T बराबर होता है 0.16 VSA। ये क्या है, अनुरणन काल का फॉर्मूला है, ठीक है। V आयतन है, S स्पीड है, ठीक है। तो अनुरणन काल और आयतन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसमें संबंध होता है। गुंजन हॉल का अनुरणन काल क्या होता है? गुंजन हॉल मतलब अगर कोई हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, उसमें आप बार बार बोल रहे हैं तो उसमें आवाज गूंजने लगती है, तो उसमें जो अनुरणन काल होता है वो होता है शून्य। क्या होता है, 0 सेकंड। मतलब जैसे ही आपने आवाज बंद की वैसे ही आवाज बंद हो जाएगी। तो गुंजन हॉल का जो अनुरणन काल है क्या होता है, 0 सेकंड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है, क्यों? दाव बढ़ाने से पुल का खतरा होता है, पैरों के उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, डापलर प्रभाव के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जब सेना किसी पुल से निकलती है तो पुल पर निकलते समय उसे कहा जाता है कि कदम से कदम मिलाकर नहीं चलें। क्यों? क्योंकि जो सेना है, जो सेना चलती है तो उनके चलने के कारण क्या होती है, आवृत्ति उत्पन्न होती है। अगर सेना के द्वारा उत्पन्न आवृत्ति और पुल की उत्पन्न आवृत्ति की एक बराबर हो जाएंगी, दोनों क्या हो जाएंगी, आवृत्ति बराबर हो जाएंगी, तो अनुनाद की स्थिति हो जाएगी, और अनुनाद की स्थिति में पुल तेजी से कंपन करने लगेगा और पुल जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए जो हमारी सेना होती है उसे मना किया जाता है। देखो आंसर क्या हो जाएगा, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, तो इसलिए क्या कहते हैं आर्मी वालों से कि आप कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम रेडियो से घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों का कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है। देखो अनुनाद के कारण, व्यतिकरण के कारण, विस्पंदन के कारण या विवर्तन के कारण। तो देखो रेडियो में जो आपने देखा होगा, रेडियो में क्या करते हैं, वॉल्यूम को घुमा घुमा के क्या करते हैं, उसकी स्टेशन को मैच करते हैं। तो स्टेशन मैच कब करता है, जब आपके रेडियो की फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति, रेडियो की आवृत्ति और स्टेशन से भेजी गई आवृत्ति एक बराबर हो जाती है तो अनुनाद की स्थिति आ जाती है, और अनुनाद की स्थिति आने पर स्टेशन मैच कर जाता है और आपको रेडियो में गाने वगैरह सुनाई देने लगते हैं। तो किसके कारण होता है, अनुनाद के कारण। अनुनाद क्या है कि दोनों फ्रिक्वेंसी क्या कर जाए, मैच कर जाए। जैसे रेडियो स्टेशन से भेजी गई फ्रिक्वेंसी
और आपने रेडियो पर सेट की फ्रीक्वेंसी अगर एक जैसी होगी तो रेडियो क्या कर जाएगा, आराम से चलने लगेगा। ऐसे आपने देखा होगा कि 93.7 ऐसे ही करके अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती हैं सभी की, तो जिस चैनल पे आप सेट करोगे वही चलने लगता है, जिस फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर सेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े को टूट जाते थे। ऐसा तभी संभव है जब ध्वनि किस गुण के कारण हो सकता है। ऐसे कहा जाता है जो तानसेन थे, तानसेन अगर गाते थे तो उनके गाने से जिस जगह गाते थे तो उनकी खिड़कियां उसकी खिड़कियां, कांच की जो खिड़कियां होती थी वो टूट जाया करती थी या गिलास टूट जाया करते थे। तो देखो कोई भी स्थिति टूटने की जब ही आती है जब आपकी आवृत्ति, मतलब तानसेन के द्वारा निकाली गई ध्वनि की आवृत्ति और उस माहौल में उत्पन्न आवृत्ति, दोनों की आवृत्ति क्या हो जाए, मैच कर जाए। और मैच करने से क्या होगा, आवृत्ति बहुत अधिक हो जाएगी और क्या होगा, कांच टूट जाता है। किसके कारण, रेजोनेंस के कारण टूट जाता है। ठीक है, तो रेजोनेंस यानी अनुनाद के कारण। अगर बात करें अनुनाद, तो अनुनाद क्या हो गया, यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, मैच कर जाए, और फ्रीक्वेंसी मैच करने के कारण क्या होगा, अनुनाद आ जाएगा, और अनुनाद के कारण क्या होगा, खिड़कियां की कांच वगैरह टूट जाते हैं। इसीलिए अब इसे जस्ट पहला वाला क्वेश्चन देखा था हमने कि आर्मी को जब पुल से गुजरती है तो उसे कदम से कदम मिलाने को मना किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है। सुराही क्या एक बर्तन है, अगर उस बर्तन को ले जाके अगर पानी में भरते, अगर हम देखें उसे डुबा दें, खाली है, उसे आप नॉर्मल बोतल ही ले लें, अगर बोतल को लें और डायरेक्ट उठा खाली बोतल लेकर पानी में सीधे डुबाते हैं तो जैसे जैसे बोतल भरती जाती है वैसे उसमें आवाज निकलने लगती है, बुड़ 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 की। ठीक है, वो आवाज किस कारण निकलती है, तो वो भी किसके कारण निकलती है, अनुनाद के कारण। किसके, अनुनाद के कारण वो भी आवाज निकलती है। ठीक है, अनुनाद क्या है, जिसमें फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए और फ्रीक्वेंसी मैच करने के कारण क्या हो, अधिक आवृत्ति हो जाए और किसी को टूटने वगैरह का खतरा हो, उसे क्या कहते हैं, हम अनुनाद कहते हैं। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, तो ये तो जस्ट हमने अभी देखा क्या था, अनुनाद था। अनुनाद को इंग्लिश में कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, परावर्तन क्या, किसी की ध्वनि टकराकर उसी माध्यम से वापस लौटे, परावर्तन है। अपवर्तन क्या है, अपवर्तन की बात करें कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाए, जैसे आप अब गैस में बोल रहे हैं, ध्रुव में जाके आवाज पहुंच जाए, ऐसे आप पानी के अंदर बोलो और बाहर आवाज आ जाए, तो ये क्या है, ये भी क्या है, माध्यम से एक क्या है, अपवर्तन है। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर एक साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, ये किसके कारण होता है, व्यतिकरण न, परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन या अनुनाद के कारण। किसके कारण होता है, तो होता है ये किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। और व्यतिकरण क्या होता है, जब समान प्रकृति या आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो या तो ध्वनि शून्य हो जाती है या ध्वनि बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, यानी एक ही प्रकार की एक आयाम की दो ध्वनि एक साथ किसी स्थान पे पहुंचती हैं तो या तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे की आवाज को नष्ट कर देती हैं या दोनों मिलकर काफी तीव्र आवाज करती हैं। इसे क्या कहते हैं, हम व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण क्या होता है, समझ गए होंगे आप। परावर्तन तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, यानी किसके कारण होता है, ये व्यतिकरण के कारण होता है। समुद्र में स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े जहाज सायरन बजाकर जहाजों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र यानी साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि नहीं सुनाई देती। यह नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होता है, यह भी जस्ट वही उसी का उदाहरण है व्यतिकरण का। ऐसे आपने देखा होगा जब समुद्री अगर आप जाते हैं समुद्र किनारे जहां बंदरगाह वगैरह बने होते हैं तो बंदरगाह पे समुद्र किनारे ऊंचे ऊंचे क्या बनी होती हैं, ऊंचे ऊंचे प्रकाश घर बने होते हैं, उन पे सायरन बजा के संकेत दिया जाता है समुद्री जहाजों को। बड़ी बड़ी जहाज जो बंदरगाह पर आती हैं तो अगर ऐसा होता है कि अगर दो सायरन बजे और दोनों सायरन एक ऐसे साइलेंस जोन पे पहुंची दोनों की ध्वनि कि वहां जाकर इनका क्या हुआ, अस्तित्व खत्म हो गया। देखो व्यतिकरण क्या है, यानी जब दो तरंगे, जो ध्वनि तरंगे एक ही आयाम की हों और एक स्थान पर जाकर मिलती हैं
तो क्या होता है, या तो ध्वनि गायब हो जाती है या काफी तीव्र ध्वनि हो जाती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, व्यतीकरण कहते हैं। यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जब दो ध्वनि क्या पहुंची, एक जगह पहुंची और एक जगह पहुंचते ही क्या हुई, एक दूसरी ध्वनि को क्या हो गई, समाप्त हो गई, और इसलिए समुद्री जहाज को उसकी सायरन की आवाज सुनाई नहीं दी। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, साइलेंस जोन बोलते हैं। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम जब हम किसी कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को नहीं देख पाते, परंतु उसकी आवाज सुनाई लेता है, आवाज सुनाई लेते हैं परंतु उसकी आवाज अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण क्या है, ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतीकरण या विवर्तन। तो देखो, अगर मान लीजिए मैं इस कमरे में बैठा हूं और मैं इस कमरे से बोल रहा हूं और बराबर वाले कमरे में मेरी आवाज जा रही है, आवाज जा रही है, तो क्या होता है, वो दूसरे बराबर वाले कमरे वाले मुझे देख तो नहीं पा रहे हैं लेकिन मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है विवर्तन के कारण। विवर्तन क्या है, देखो, प्रकाश हो या ध्वनि हो, ध्वनि क्या होती है, जब यात्रा करती है तो इधर उधर टकराकर वो अपनी रास्ता चेंज कर लेती है, और जैसे ही चेंज करती है, चेंज करते करते दूसरे कमरे में ध्वनि पहुंच जाती है और उन्हें ध्वनि सुनाई देती है। यानी इसे क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, ध्वनि का विवर्तन। ऐसे मान लीजिए ये लाउड स्पीकर है, ये लाउड स्पीकर है, ठीक है, इससे ध्वनि निकली, ठीक है, और बाद में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ बैरियर मिल गया या अवरोधक मिल गया, तो ध्वनि यहाँ से चलने के बाद इधर पहुंच गई, तो फिर इधर भी दीवार लगी हुई है, तो इधर से पहुंची इधर से टकराकर फिर इधर आ गई, तो ये क्या हुआ, विवर्तन हुआ। यानी ध्वनि अपनी अवरोधों से टकराते हुए दूसरी ओर यात्रा करने शुरू कर दे, तो इसे क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जो ध्वनि एक कमरे से दूसरे कमरे में सुनाई देती है वो किसके कारण होती है, विवर्तन के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं रमन इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव, कॉम्पैक्ट या काश विद्युत प्रभाव। क्या होता है, तो बात करें डॉपलर प्रभाव, ध्वनि के उतार चढ़ाव में होने वाले चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव। और रमन प्रभाव की बात करें तो रमन प्रभाव हमारे प्रकाश से रिलेटेड है, जो चंद्रशेखर रमन ने दिया था, और इसी रमन इफेक्ट की खोज हुई थी 28 फरवरी को, और 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये डॉपलर प्रभाव को हम कर चुके हैं पहले भी। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। किससे, ध्वनि से डॉपलर प्रभाव संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है या यानी रेल की गाड़ी अगर पास आती है तो उसकी आवाज जो होती है हमें तेज सुनाई देती है, ठीक है, और अगर रेल की गाड़ी दूर जाती है तो हमें धीमी होती हुई दिखाई देती है। तो ये क्या हो, ये इस फैक्ट को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव क्या है कि अगर श्रोता यानी जो आवाज सुन रहा हो और आवाज का सोर्स, इन दोनों के बीच में अगर सापेक्ष गति होती है तो कभी आवाज तीव्र सुनाई देती है तो कभी आवाज धीमे सुनाई देती है। इस इफेक्ट को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। ठीक है, और डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। तो पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्ण हो जाती है, यह घटना किसकी है, यह है डॉपलर प्रभाव की। किसकी, डॉपलर प्रभाव की। ठीक है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। क्यों, आर्द्र वायु में देखो, बात करें ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, तो देखो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में होती है, उसके बाद में किस में होती है, द्रव में होती है, उसके बाद में किस में होती है, गैस में होती है। ठीक है, गैस में होती है। ठीक है, अब बात करें, ये कह रहा है कि अगर वातावरण में नमी है और अगर शुष्क वातावरण है, अगर शुष्क वातावरण की अपेक्षा नमी वाले वातावरण में ध्वनि की गति तीव्र होती है। क्यों, क्योंकि देखो ध्वनि क्या होती है, गैस में ध्वनि की चाल कम होती है, किसकी अपेक्षा, द्रव की अपेक्षा। देखो गैस में कम है द्रव की अपेक्षा, गैस से ज्यादा चाल किसमें होती है, द्रव में। और जब वातावरण में नमी आती है तो नमी किसके कारण होती है, पानी की बूंदों के कारण, और पानी में यानी द्रव में ध्वनि की चाल अधिक होती है, इसलिए ही क्या होता है, ध्वनि की चाल
नमी वातावरण में बढ़ जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा देखो, और इसकी बात करें तो शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, नहीं, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ठीक है, इसी के कारण क्या होती है ध्वनि की चाल जो होती है नमी वाले वातावरण में बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ध्वनि के वेग। देखो ध्वनि का वेग, ध्वनि की वेग की बात करें तो ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? देखो ध्वनि का वेग की बात करें तो ये किस पर निर्भर करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ताप की। मतलब ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, ध्वनि बढ़ जाएगी, और ताप घटाओगे तो ध्वनि घट जाएगी। लेकिन बात करें दाब, अगर ध्वनि का दाब से कोई संबंध नहीं होता, दाब बढ़ाओ या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता दाब से ध्वनि पर। ठीक है, तो देखो क्या है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। देखो माध्यम की प्रकृति पर तो निर्भर करती है ध्वनि। क्यों? ध्वनि हमेशा यात्रा कहाँ करती है? ठोस, द्रव या गैस, किसी माध्यम में ही ध्वनि यात्रा कर सकती है। इसलिए ध्वनि किस, ये तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत हो गया। दूसरा है गैसों में अधिकतम तथा द्रव्यों में न्यूनतम होता है, नहीं। देखो अधिकतम किस में होती है? ठोस में होती है। अधिकतम किस में होती है? ठोस में। उसके बाद द्रव्य में होती है, उसके बाद किस में होती है? गैस में होती है। देखो बात करें, देखो अधिकतम किस में है? ठोस में है अधिकतम, और न्यूनतम की बात करें तो किस में है? गैस में है न्यूनतम। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, गैसों में अधिकतम, गैसों में नहीं ठोस में अधिकतम होती है, तो ये गलत हो गया। ध्रुवों में अधिकतम तथा नहीं, ठोसों में अधिकतम तथा ध्रुवों में न्यूनतम, नहीं। देखो ठोस में अधिकतम होती है लेकिन गैस में न्यूनतम होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? कि देखो ठोसों में अधिकतम तथा गैसों में न्यूनतम होती है ध्वनि की चाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? गैसों में ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। हाँ, जो हमारी ध्वनि तरंग होती है वो क्या होती है? एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अब बात करें 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति की ध्वनि को तरंगों को पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। तो देखो अगर बात करें 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम की बात करें तो इन्हें बोलते हैं हम अपसरव तरंग। क्या बोलते हैं? अपसरव तरंग। ठीक है, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इसे बोलते हैं श्रव्य तरंग। ठीक है, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगों को क्या बोलते हैं हम? इन्हें बोलते हैं पराश्रव्य तरंगें। देखो मनुष्य केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है, इससे ना कम की सुन सकता है या ना ही इससे अधिक की सुन सकता है। बात करें पराश्रव्य तरंग को, तो पराश्रव्य तरंगों को चमगादड़, कुत्ता और बिल्ली सुन सकते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्या है? 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति की ध्वनि तरंगों की पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। नहीं, देखो पराश्रव्य तरंगें क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की तरंगों क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंग कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला गलत हो जाएगा। देखो उच्चतर आयाम वाली ध्वनि तरंग अपेक्षाकृत प्रबल होती हैं, जिसका आयाम अधिक होगा वो क्या होगी? प्रबल या ज्यादा दूर तक जा पाएंगी। ठीक है, और उच्च श्रव्य आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें तीक्ष्ण होती हैं, मतलब जिनकी आवृत्ति अधिक होती है वो क्या होती है? तीक्ष्ण होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? मतलब देखो रात्रि दृष्टिकोण, आप जैसे देखा होता आर्मी के जो ब्लैक कैट कमांडो होते हैं, आपने देखा हो कमांडो को देखोगे तो उनका चेहरा भी बंधा हुआ होता है और चेहरे पे एक विशेष प्रकार की पट्टी बंधी होती है। तो जो पट्टी बंधी होती है वो होती है रात में देखने के लिए। क्यों? क्योंकि रात में जब निकलते हैं तो रात में अगर आपको देखना है तो या तो दो ही तरीके से आप रात में किसी वस्तु को देख सकते हैं, या तो आप देखें टेम्परेचर इफेक्ट करके कि टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, ऐसे भी थर्मल रेडिएशन के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, थर्मल कैमरा एक होता है, थर्मल कैमरा के द्वारा देख सकते हैं। यानी वो क्या करता है? तापमान को मापता है, जिसका तापमान अधिक है वो अलग दिखाएगा, जिसका कम है वो अलग दिखाएगा। ठीक है, अगर एक होता है हमारे अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें क्या होती हैं? ये भी
ये भी वस्तु वस्तु को रात्रि में देखने में मदद करती हैं। ठीक है, तो रात्रि में जो ब्लैक कैट कमांडो वगैरह या रात्रि में हम जिस प्रकरण का प्रयोग करते हैं उसमें क्या होता है, हम अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं जिसका तरंग दैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा होता है तथा सूक्ष्म तरंगों से कम होता है। अवरक्त तरंग क्या होती है, जिसका जो अवरक्त तरंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है प्रकाश तरंगों से अधिक होता है और सूक्ष्म तरंगों से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, रेडियो वेव का प्रयोग करते हैं हम किसमें, रेडियो वेव का प्रयोग करते हैं हम रडार में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल देखो सबसे अधिक किस में होगी, देखो ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। अधिकतम किस में होगी, ठोस में होगी, ठोस में अधिकतम, अधिकतम किस में होगी, ठोस में अधिकतम, और न्यूनतम किस में होगी, गैस में होगी। ठीक है, तो देखो इसमें ठोस क्या है, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस में से ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। तो सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में होती है, और ठोस इसमें क्या है, देखो लकड़ी है, तो सबसे अधिक किस में होगी, लकड़ी में होगी। लकड़ी में ध्वनि की चाल अधिक होगी, किन की अपेक्षा, जल की अपेक्षा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वायु में और 0 डिग्री सेंटीग्रेड वायु में। तो सबसे अधिक किस में होती है, लकड़ी में, ठोस में होती है। ठीक है, तो ठोस क्या है, इसमें लकड़ी है, तो लकड़ी में सबसे अधिक चाल होगी। देखो एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग क्या है, 232 मीटर पर सेकंड है, तो वायुयान की चाल कितनी होगी। तो देखो अगर बात करें मैक, मैक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैक, ये क्या है मैक। अब मैक का मतलब क्या होता है, एन गुणा ध्वनि का वेग, एन गुणा ध्वनि का वेग, एन गुणा ध्वनि का वेग। मतलब एक जेट या वायुयान में अगर आपको निकालनी है कि उसकी स्पीड कितनी है, तो मैक की मतलब होता है ध्वनि के वेग से। अगर वो कह रहा है 1 मैक, तो 1 मैक का मतलब है कि ध्वनि के वेग के बराबर। अगर 2 मैक लिख रहा है तो मतलब 2 गुणा ध्वनि के वेग के बराबर। 3 मैक लिख रहा है तो 3 गुणा ध्वनि के वेग के बराबर। अगर हम देखो मैक की मीटर पर सेकंड में वैल्यू निकालें तो एन क्या है, 2 है, 2 मैक है, और इसकी देखो ध्वनि का वेग क्या दे रखा है इसने, 332 मीटर पर सेकंड। तो 332 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 664 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। देखो यानी 2 मैक की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 664 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि आंसर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो देखो सबसे अधिक ध्वनि की गति किस में होती है, ठोस में होती है, और ठोस में भी सबसे ज्यादा इनमें क्या हो जाएगी, आयरन। और आयरन की बात करें तो कितनी होती है, इसकी लगभग होती है 5920 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 5920 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5900 होती है, 5600 होती है, 5920 मीटर प्रति सेकंड ही होती है। आगे बढ़ते हैं। जब एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, पराश्रव ध्वनि का किस में प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखो सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी या एक्सरे। एक्सरे की बात करें तो इसमें एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, किसका, एक्स किरणों का। और ईसीजी, ईईजी में क्या होता है, मैग्नेटिक किरणों का यूज किया जाता है, किसका, मैग्नेटिक का। और देखो पराश्रव का प्रयोग होता है सोनोग्राफी में, किसमें, सोनोग्राफी में पराश्रव ध्वनि का क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, देखो ईसीजी और ईईजी में इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक, बहुत बड़ी मैग्नेट होती है, मैग्नेटिक किरणों का इसमें प्रयोग होता है। और एक्सरे में तो एक्स किरणों का ही प्रयोग होता है। ठीक है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती। शून्य का मतलब है अंतरिक्ष, शून्य का मतलब क्या है, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष या निर्वात। अब बात करें कौन सी किरण जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, वो आपको बताना है। तो देखो प्रकाश, प्रकाश तो देखो सूर्य से लेकर पृथ्वी तक आ जाता है, तो अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथ्वी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसका भी वो भारत उससे आने वाली सोलर फ्लेयर को रोकती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यात्रा कर सकती है। ध्वनि की बात करें तो ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है,
ध्वनि को यात्रा करने के लिए इसे माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी? माध्यम की। कोई माध्यम चाहिए इसे, ध्वनि माध्यम की आवश्यकता, इसे माध्यम की आवश्यकता चाहिए। माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी हो, इसे माध्यम चाहिए, तभी ये ध्वनि यात्रा कर सकती है। और ऊष्मा तो देखो, ध्वनि प्रकाश में क्या होता है? ऊष्मा होती है, तो प्रकाश ऊष्मा भी यात्रा कर सकती है। ध्वनि किसी भी माध्यम में माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ये यात्रा नहीं कर सकती। अब देखो, यदि बी ए, बी डब्ल्यू, बी एस क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग है, तो देखो इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है मुझे लगता है टाइपिंग में। इसमें ऐसे होना चाहिए था, चिन्ह लगे होने चाहिए थे इसमें इस प्रकार से, या देखो, अगर ये कह रहा है कि आपको क्या बताना है कि जो बी ए क्या है, बी ए क्या है? एयर की, हवा में वेग है ध्वनि का। बी डब्ल्यू क्या है? जल में ध्वनि का वेग है। और बी एस यानी सॉलिड में क्या है? ध्वनि का वेग है। तो आपको पता होना चाहिए सॉलिड बी एस में क्या होता है? ठोस में क्या होती है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। उसके बाद वी का जो वेग होता है वो किसमें? द्रव में होता है, द्रव यानी वाटर है। और सबसे कम किस्म होती है? गैस में होती है। तो जी, एयर, गैस या एयर लिख सकते हैं इसे, हवा। तो देखो सबसे अधिक किसमें है? ठोस में, उसके बाद गैस में, द्रव में, उसके बाद किसमें? द्रव में, उसके बाद गैस में। गैस में, ठीक है। तो बात करें, देखो यदि बी ए, बी डब्ल्यू, बी एस क्रमशः वायु, जल, इस्पात की ध्वनि का वेग है, तो सबसे अधिक किसमें होगा? सॉलिड में। उसके बाद किसमें होगा? वाटर में। उसके बाद किसका होगा? एयर में। तो देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा बन रहा है? ये वाला रिलेशन बन रहा है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो ध्वनि के लिए किसकी जरूरत होती है? माध्यम की। देखो ठोस माध्यम है, ध्रुव माध्यम है, गैस माध्यम है, निर्वात कोई माध्यम नहीं होता। मतलब निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। देखो वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिज रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? रडार, सोनार, पुकार, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसके बात करें, देखो रडार किस पे काम करता है? तो ये रेडियो तरंगों पर। किस पर? रेडियो तरंगों पर काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है? वातावरण में रेडियो तरंगों को छोड़ता है, जो टकराकर वापस आती हैं, उससे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट उड़ रहा है। सोनार में हम कहते हैं पराश्रव ध्वनि का। किसका? पराश्रव है, प्रतिध्वनि पर वर्क करता है। किस पर? प्रतिध्वनि। ये क्या करता है? पराश्रव ध्वनियों को छोड़ता है सोनार, और बाद में डिटेक्ट करता है कि कोई आसपास में समुद्री विमान है या नहीं है, पनडुब्बी वगैरह है या नहीं है। तो सोनार क्या करता है? पराश्रव ध्वनियों का प्रयोग करता है। आगे बढ़ते हैं। श्रव्य ध्वनि तरंगा की तुलना में पराश्रव ध्वनि क्या होती है? तो देखो श्रव्य ध्वनि क्या होती है? श्रव्य ध्वनि कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये क्या होती है? श्रव्य ध्वनि होती है। और देखो 20,000 हर्ट्ज से अधिक इसे कहते हैं पराश्रव ध्वनि। क्या कहते हैं? पराश्रव ध्वनि। मतलब इसे केवल कुत्ता, बिल्ली या चमगादड़ ही सुन सकती है, पराश्रव ध्वनि। अब देखो क्या कह रहा है? श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में पराश्रव तरंगें जो होती हैं उच्च आवृत्ति की होती हैं। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसलिए जो पराश्रव तरंगें हैं उनकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है, ठीक है। इको साउंडिंग उपयोग होता है, यानी इको साउंड का प्रयोग किसमें होता है ये आपको बताना है। तो देखो इको साउंड से क्या कर सकते हैं? हम पता लगाते हैं कि कितनी गहराई है। गहराई को मापने के लिए हम इको सिस्टम का प्रयोग करते हैं, और इसे फेदोमीटर में यूज किया जाता है। फेदोमीटर क्या करता है? गहराई को पता लगाता है। और वो किस सिस्टम पे काम करता है? देखो गहराई मापने वाला, गहराई मापने का यंत्र की बात करें तो क्या है? फेदोमीटर। क्या है? फेदोमीटर।
और फेदोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो कहता है साउंडिंग, इको साउंडिंग में प्रयोग करता है। तो इसे समुद्री गहराई मापने में या क्या मापना होना चाहिए, मापने में होता है। ठीक है, इको साउंड का उपयोग किसमें होता है? समुद्र की गहराई मापने में। इकोसिस्टिक विज्ञान क्या है? इको मतलब जहां इको आ गया, इको आ गया वहां का मतलब क्या है? ध्वनि। तो ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, इसमें ध्वनि के बारे में इकोसिस्टिक में क्या करते हैं? ध्वनि के बारे में हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? तो देखो मनुष्य के लिए, मनुष्य की जो आम बोलचाल की बात है, आम बोलचाल की जो होता है उसके लिए 30 से लेकर 40 क्या होनी चाहिए? इसके ध्वनि का स्तर होना चाहिए, -1। ठीक है, और बात करें अधिकतम मनुष्य कितनी डेसिबल की क्या सुन सकता है? ध्वनि सुन सकता है, तो वो होनी चाहिए 95 डेसिबल। ठीक है, 95 डेसिबल तक आदमी सुन सकता है। और जो आम बोलचाल की भाषा होती है वो 30 से 40 डेसिबल होती है। और ये कह रहा है मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, तो वो मानक ध्वनि स्तर कितना है? 60 डेसिबल है। कितना? 60 डेसिबल की ध्वनि मानव के लिए एक क्या है? मानक है, मानक ध्वनि स्तर है। निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण किसे कहते हैं? यानी जो निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए, यानी निमग्न मतलब जो पानी के अंदर चलने वाली वस्तुएं हैं, पानी में अंदर रहने वाली वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का। किसका? सोनार का। और ये किस पे काम करता है? पराश्रव ध्वनियों पे काम करता है। रडार की बात करें तो ये वायु में यानी हवा में पता करता है कि कौन सी वस्तु उड़ रही है। ये किस पर काम करता है? ये रेडियो वेव यानी रेडियो तरंगों पर काम करता है। बात करें सोनार, तो सोनार पराश्रव तरंगों पर काम करता है। ये समुद्र के अंदर क्या क्या चीजें हैं जैसे समुद्री जहाज, पनडुब्बी वगैरह का पता करने में काम आता है। ठीक है, मेघ गर्जन सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोल देता है, जिससे क्या होता है? उसके कानों के पर्दे और वायुमंडल दाब को बराबर करने के लिए जब गर्जन हो रही हो तो अगर आपके कानों में दिक्कत हो रही है, अगर गर्जन होते समय, तो आप मुंह खोल लेंगे तो क्या होगा? अंदर का और बाहर का दोनों तरफ का वायुमंडल दाब बराबर हो जाएगा, जिससे आपको आवाज सुनने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों कानों के करपटल पर वायु दाब को बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए? गर्जन होते टाइम मुंह खोल लीजिए, जिससे क्या हो जाएगा? वायुमंडल दाब अंदर और बाहर बराबर हो जाएगा। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि की निम्नता से क्या गुणवत्ता प्रभावित होती है? तो देखो अगर हम क्या करें, वातावरण में क्या करते हैं? देखो ताप बढ़ा दें, ध्वनि का जो वेग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ताप के। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी आवृत्ति भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि अगर तापमान बढ़ाते हैं तो आवृत्ति भी बढ़ जाती है, और तापमान बढ़ाने से क्या होती है? तारत्व भी बढ़ जाती है, और तारत्व का आवृत्ति से क्या होता है? डायरेक्ट संबंध होता है। ध्वनि तरंग का वह गुण जिससे ध्वनि तारत्व निर्धारित होता है, वह ध्वनि की क्या है? तो वह है आवृत्ति। आवृत्ति का सीधा संबंध किससे होता है? तारत्व से होता है। यानी आवृत्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तारत्व की। महिलाओं का जो होता है तारत्व अधिक होता है, इसलिए उनकी जो ध्वनि होती है उसकी ध्वनि भी क्या होती है? अधिक होती है। महिला और बच्चे के तारत्व क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं हम। आज हमारा जो ध्वनि चैप्टर है वो खत्म हो गया है। अब हम कल मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।